बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूँ। अगर आपको भी कोई इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, कोर्स की तरफ जाने से पहले आपको थोड़ी सी अपडेट्स देते जाएँ। और आज एक न्यूज़ जो फैल रही है सोशल मीडिया के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर, वो एक है कि बोरिस जॉनसन ने दोबारा ऐलान किया है कि एमनेस्टी होगी। अगेन दिस इज़ फेक न्यूज़, क्योंकि कल बोरिस जॉनसन से एक सवाल पूछा गया था जो मैं पढ़ता हूँ आपको कि इमिग्रेंट्स के लिए आप क्या करेंगे, और उसने ये कहा है कि व्हेन पीपल हैव बीन हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैवंट फॉलन फाउल ऑफ द लॉ, then it makes sense to try and regularize their status. Johnson told a news conference Thursday in London. He said this is pretty much what already happens under the existing rules, but his comment suggests he's open to going further. यहाँ बोरिस जॉनसन ने यही कहा है कि जिन लोगों के पास स्टेटस नहीं है, हमारे फ़ायदे में है कि उनको हम स्टेटस दें, और जो रूल्स अभी इस्टेब्लिश्ड हुए हैं उसके थ्रू वो कर सकते हैं। सो जिस तरह उन्होंने पिछले साल बोरिस जॉनसन ने यही जवाब दिया था कि अगर आप रूल्स को सेटिस्फाई करते हैं हम आपको वीज़ा देंगे, क्योंकि वो हमारे फ़ायदे में है, यूके के फ़ायदे के लिए। सो इसलिए अभी कोई एमनेस्टी नहीं आ रही। ये जो आर्टिकल है, ये जो राइटर है, इसने अपनी राय दी है कि इससे लग रहा है कि बोरिस जॉनसन कोई एमनेस्टी देगा। नो, बोरिस जॉनसन ने यही कहा है कि अगर आप रूल्स को सेटिस्फाई करते हैं हम आपको वीज़ा देंगे, क्योंकि वो हमारे फ़ायदे में है। सो दिस इज़ द मेन न्यूज़ कि अभी कोई एमनेस्टी अनफॉर्चुनेटली नहीं आ रही। एक और अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो थी खाटक वी SSHD, और ये केस कल पब्लिश हुआ है और एक इंटरेस्टिंग केस है। थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता जाऊँ। जो एप्लीकेंट था उसको मिला था वीज़ा अंडर द 5 ईयर पेरेंट रूट के ऊपर, कि वो एक रिलेशनशिप में था एक ब्रिटिश नेशनल के साथ, रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो गई, उसके बाद वो सेपरेट हो गया और उनके पास एक बच्चा था, बच्चा रह रहा था माँ के साथ, और उस बेस के ऊपर इसको मिला 2.5 साल का वीज़ा अंडर द 5 ईयर रूट। वीज़ा मिलने के बाद एप्लीकेंट ने एक रिलेशनशिप किसी और के साथ शुरू कर दी जो थी एक ब्रिटिश नेशनल भी। अब जब उसने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, होम ऑफिस ने क्या किया कि इसको वीज़ा तो ग्रांट कर दिया, लेकिन अंडर द 10 ईयर रूट, क्योंकि ये एक नए ब्रिटिश पार्टनर के साथ रह रहा था, और होम ऑफिस का ये कहना था कि आप रह रहे हैं अभी ब्रिटिश नेशनल के साथ क्योंकि आपके पास बच्चा नहीं है, लेकिन अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हम आपको वीज़ा ग्रांट कर रहे हैं अंडर द 10 ईयर रूट। एप्लीकेंट ने चैलेंज किया और अब कोर्ट ने जजमेंट पास की है कि अगर फ़र्ज़ करें आपको वीज़ा ग्रांट किया गया था अंडर द पेरेंट रूट, क्योंकि इस एप्लीकेंट के पास एक बच्चा था जिस बेस पर इसको इनिशियली मिला था, और जो आपका नया पार्टनर है अगर आप उसके साथ 2 साल नहीं हुए रहते हुए, जो इस केस में हुआ था नए पार्टनर के साथ, आपको वीज़ा मिलना चाहिए अंडर द ओल्ड रूट जिसको आपको मिला था। सो फॉर एग्जांपल इस एप्लीकेंट को इनिशियली वीज़ा मिला था अंडर द पेरेंट रूट, सो इसको मिलना चाहिए था अंडर द पेरेंट रूट अंडर द 5 ईयर रूट। सो होम ऑफिस ने गलती की थी। अगर इस केस में जब एप्लीकेंट ने अप्लाई की एक्सटेंशन के लिए और जो नया पार्टनर था इसका, और उसके साथ इसके 2 साल हो चुके थे, फिर होम ऑफिस उसको ग्रांट कर सकती थी उन नए पार्टनर के बिहाफ के ऊपर अंडर द 5 ईयर रूट। सो इसलिए अगर फॉर एग्जांपल आप एक रिलेशनशिप में हैं और आपको वीज़ा मिलता है अंडर द पेरेंट रूट, और उसके बाद आप एक पार्टनर के साथ एक नए पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो जाते हैं, चाहे आपके 2 साल नहीं हुए, आप होम ऑफिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको इन द सेम लाइन अंडर द पेरेंट रूट पर वो लीव दें। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। नाजरीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल भैन जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ BRP ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 올ਡ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਰੈਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੈਟਰਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਲਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਮਮ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਓਹੋ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦੈਟ। ਯੇ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ BRP ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਲਿਸਿਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿਓ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ BRP ਕਾਰਡ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਓ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ BRP ਕਾਰਡ ਨਾਟ ਰਿਸੀਵਡ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਿਦਿਨ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਫ ਲੀਵ ਲੈਟਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਰੀਕੋਰਸ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਸ। ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੇਂਜ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨ ਰੀਕੋਰਸ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਸ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ BRP ਕਾਰਡ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ, ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਨੇ। ਹੈਲੋ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, मेरा सवाल है कि हम यूरोपियन सिटीजन हैं जी जी और इधर अब को 5 साल हो गए हैं, अब आप इंडेफिनिट अप्लाई करना है। ठीक है जी, तो मेरी वाइफ ने कभी मसलन ड्यूरिंग 5 ईयर काम नहीं किया, तो अभी मेरा पासपोर्ट है वो जो अभी ये कोरोना की वजह से एम्बेसियाँ बंद है तो वो ना एक्सपायर होया हुआ है। अच्छा, आपका कौन सी नेशनल का पासपोर्ट है? हमारी स्पेनिश। जी स्पेनिश का है, ठीक है जी। तो हमने इधर अभी इंडेफिनिट अप्लाई करना है, तो वाइफ का जो है ना वो वैलिड है, तो ये पूछना था कि वो इंडिपेंडेंट है मेरे, तो क्या वो अपने तौर पे अभी एप्लीकेशन डाल सकते हैं और एप्लीकेशन डाल के अपने तौर पे तो इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं, और अगर उसके बाद आजकल ऑनलाइन होता है और इंडेफिनिट अप्लाई करके उसका जवाब नहीं भी आता तो वो अगर पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, प्लीज़ ये ज़रा। ठीक है, और जो आपकी वाइफ है उनको BRP कार्ड इशू हुआ है पहले से? नहीं, वो सिर्फ हमें वो क्या नाम है, हमने ऑनलाइन अप्लाई किए थे ना, वो जो यूरोपियन स्टेटस है, प्री स्टेटस है। और आपकी वाइफ को कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? हम दोनों को 5 साल हो गए हैं ना। ठीक है, जब आपकी वाइफ एंटर हुई थी 5 साल पहले, उसने रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया था? रेजिडेंस किया था ना, वो जो आम कार्ड होता है, क्या नाम है ये, वो उस वक्त बायोमेट्रिक कार्ड है आपके वाइफ के पास? नहीं, वो उस वक्त मेरे इंडिपेंडेंट थे, मसलन हमने ना वो रेजिडेंस कार्ड उनको मिला था 5 साल का ना। वही मैं कह रहा हूँ, अभी मौजूद है आपके वाइफ के पास? हाँ उनके पास है, लेकिन उनको अपनी उधर की नेशनलिटी भी मिल गई। ठीक है, सो आपकी वाइफ अभी यूरोपियन भी है? हाँ वो भी हैं। जी ठीक तो हो गया। ये पूछना था कि वो अपने तौर पे मसलन मेरे भी आप पे या अपने तौर पे वो डाल सकती हैं, ये पूछना था। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ठीक है, जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपकी वाइफ ने काम नहीं किया, अगर वो अप्लाई कर सकती हैं इंडेफिनिट के लिए या नहीं, बिल्कुल वो कर सकती हैं, क्योंकि जो EU सेटलमेंट स्कीम की जो गाइडेंस है वो साफ ये कहती हैं कि आपने साबित करना है रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट कि आप 5 साल से यहाँ रह रहे हैं। अब जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, फिर भी आपकी वाइफ अप्लाई कर सकती हैं या नहीं, जी बिल्कुल कर सकती हैं। और कोरोना वायरस की वजह से होम ऑफिस ने एक कंसेशन भी दी हुई है कि अगर आप एक यूरोपियन नेशनल हैं और आपका ID डॉक्यूमेंट जो है ID कार्ड या पासपोर्ट अगर एक्सपायर हो गया है, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं एज वैलिड ID। सो इसमें एक कंसेशन भी है, लेकिन अगर आपके वाइफ का वैलिड है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल में। जहाँ तक आपका तीसरा सवाल है कि आपकी वाइफ इनिशियली एंटर हुई थी एज ए डिपेंडेंट, आपकी डिपेंडेंट, और अब उसको भी यूरोपियन पासपोर्ट इशू हो गया है, वो किस बेस पर अप्लाई करे? दोनों ऑप्शंस आपकी वाइफ के पास हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसको अप्लाई करना चाहिए एज डिपेंडेंट, आपकी डिपेंडेंट, क्योंकि इनिशियली उसको इस बेस पर वीज़ा मिला था, और क्योंकि होम ऑफिस ने ये पहले एक्सेप्ट किया हुआ है, इसमें काफ़ी आसानी होगी उसको हासिल करने में ILR। मेनली आपने यही साबित करना है कि पिछले 5 सालों में आप और आपकी वाइफ इकट्ठे रह रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, you live on air।
हेलो, यू लाइव ऑन है जी, फरमाइए। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये मैं पूछ रहा था सर जी कि ये मेरे पास जो ना इंडिपेंडेंट वीज़ा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वीज़ा। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं या उस पे ऊपर जो ना उधर ट्रैवल करूँ, ये अफगानिस्तान। तो मैं जा सकता हूँ? इंडेफिनेट कौन सी बेस पर मिला है मेरे भाई? मुझे मिला है इंडेफिनेट ये लेगेसी के वो डेविड कैमरॉन के टाइम में लेगेसी के ह्यूमन राइट के साइड से मिला हुआ है। डिस्कशन लीव के बेस के ऊपर मैंने केस किया हुआ था साइलम, फिर वो मेरा केस एक्सेप्ट नहीं हुआ था। फिर मुझे पहले 3 साल का मिला, फिर उसके बाद जो है ना मेरा वीज़ा जो है ना कोई 4 साल के बाद फिर मुझे लिवरपूल से ये वो जो पेपर पे देते हैं ना, पेपर जी पे वो बीबी वो है मेरे पास। तो उसके बेस पे मैं ट्रैवल कर सकता हूँ ठीक है, मैं समझ अफगानिस्तान या गया। नहीं? बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, क्योंकि आपको डिस्कशनरी लीव ग्रांट हुआ था और ह्यूमन राइट्स ग्रांट्स, उस बेस पर आप ट्रैवल कर सकते थे होम कंट्री। अगर आपको असाइलम ग्रांट किया गया तब फिर आप नहीं जा सकते थे, लेकिन क्योंकि आपको उन्होंने डीएल ग्रांट किया है, आप ज़रूर जा सकते हैं टू योर होम कंट्री और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा पीआरपी कार्ड अक्टूबर मंथ में आया था मेरे एड्रेस पे, लेकिन हम लोग घर पे नहीं थे, तो हम मेरा बीआरपी कार्ड वापस चला गया। तो ठीक अब है। मैं इतने टाइम से उनको मैसेज कर रही हूँ, मेल कर रही हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँ उसके लिए? ठीक है, और आपके पास लिस्टर है? जी, मेरे पास पासपोर्ट है और पासपोर्ट के साथ लेटर आया था जी जी जो वो भी है मेरे। जी मैंने आपसे पूछा कि आपके पास सोलिसिटर है जो डील कर रहा है इस केस को या नहीं? सॉलिसिटर, लॉयर? लिफ्टेड नहीं, वो कोई नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैं समझ गया। खुद ही मेल और आप खुद ही कर रही होम हैं। ऑफिस को मैं खुद ही मेल कर रही हूँ। जी मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अभी सितंबर में आपको वीज़ा मिला है और तकरीबन अब 5 माह हो गए। ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है। बेस्ट चीज़ यही होगी, जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ शो में कॉलर को बताया था, कि अगर आप गूगल में जाएं और वहाँ टाइप करें BRP कार्ड नॉट रिसीव्ड, वहाँ एक फॉर्म आएगा, उसको भर दें। वहाँ से आपको आपका होम ऑफिस रेफरेंस नंबर सबमिट करना होगा साथ, और द डेट ऑफ ग्रांट, जिस दिन पर होम ऑफिस ने आपको ग्रांट किया है वीज़ा, जो लिखा होगा ईमेल के ऊपर या लेटर के ऊपर, वो भर के आप सबमिट कर दें होम ऑफिस को। विदिन 10 to 15 डेज़ में रिस्पॉन्स आएगा होम ऑफिस की तरफ से कि आपका कार्ड कहाँ है। अगर वो डिलीवर नहीं हुआ क्योंकि आप घर नहीं थे या आपका एड्रेस आपने चेंज कर दिया, वो आपको इन्फॉर्म करेंगे और फिर आप उनको बता सकते हैं कि प्लीज़ मेरे नए एड्रेस पर आप प्लीज़ डिलीवर कर दें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त होता है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। और रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करता हूँ कि अगर आप जाएं अभी यूट्यूब के ऊपर और वहाँ टाइप करें कामरान एजाज, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द सब्सक्राइब बटन। और आज शाम को हम इस वीडियो को पब्लिश करेंगे ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर, और वहाँ अगर आप मुझे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं कमेंट्स में, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाब दूँ, लेकिन एक शर्त है, आपने सब्सक्राइब करना है। नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, यू लाइव ऑन है। यस भाईजान, मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि जी। मेरे साथ इंडिपेंडेंट वीज़ा है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कंट्री ट्रैवल करूँ, तो मैं कर सकता हूँ। और मेरा जो वीज़ा है वो सालम के ऊपर नहीं, मेरा जो केस है वो रिपीज हो गया था, फिर जी मुझे ह्यूमन राइट के साइड से मिला हाँ हुआ है। जी। जैसे इंडिपेंडेंट है ना, वो जो पेपर के ऊपर होता है, जी कार्नी पेपर है। जी तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि मैं अभी तक अपनी कंट्री गया नहीं हूँ। मैं चाहता था कि मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता? जी, आप बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि आपको असाइलम पर नहीं वीज़ा मिला, उन्होंने आपको डिस्कशन लीव पर ग्रांट किया है। इस बेस के ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि मैं ये सब सोच रहा था, ऐसा नहीं कि वापस इधर आऊँ और इधर कोई नहीं, कोई मसला नहीं होगा, मेरे लिए। क्योंकि आपके पास ILR है, आपको कोई इशू नहीं होगा जब आप दोबारा री एंटर करेंगे यूके में। ठीक है।
अच्छा 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 बहुत शुक्रिया कोई मसला नहीं है ना। आपके कॉल का। जी जी, ओके कोई मसला ओके, नहीं। थैंक बहुत यू। शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो, हेलो, नमस्ते। नमस्ते। मेरे ना कज़न ने अपनी वाइफ के लिए स्पाउस वीज़ा लगवाया था ठीक है, लास्ट ईयर, लाइक अक्टूबर 2020 में अप्लाई किया। ओके, प्रायोरिटी पे अप्लाई किया, पर अभी तक उसका कोई भी जवाब नहीं आया। इवन उन्होंने कोई कंफर्मेशन लेटर, कोई ईमेल, कुछ नहीं भेजा। अच्छा, एंड पेपर रिटर्न आ गए हैं। एंड देन दे हैड इंटरव्यू। Okay. वो होती है ना एम्प्लॉय के साथ, उन्होंने वो इंटरव्यू हुई है उनकी जनवरी में। उसके बाद अभी 2 मंथ हो गए हैं प्रॉपर, पर कोई भी रिप्लाई नहीं आया। अच्छा। सॉरी, कौन सी इंटरव्यू हुई थी? सॉरी, इंटरव्यू कौन सी हुई थी? वो करते हैं ना एम्प्लॉय के साथ कि आपकी जी जी, अच्छा अच्छा, हाँ जी, वर्क स्टेटस और चेक फोन करते पर, हैं। जी मैं समझ गया, ठीक है। तो जस्ट वांट टू आस्क, क्या हमें उनको कोई कांटेक्ट करना चाहिए, और डू वी नीड टू वेट बिकॉज प्रायोरिटी पे अप्लाई किया था और स्टिल देयर इज नो रिप्लाई और एनीथिंग? जी जी, मैं समझ गया, ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। अभी आपने अप्रैल में अप्लाई किया, और जब आप अप्लाई करते हैं प्रायोरिटी, वैसे तो होम ऑफिस विद इन 4 to 6 वीक में आपको जवाब दे देती है। अब आपके केस में तकरीबन साल हो रहा है, इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। इसमें आप दो चीज़ें कर सकती हैं कि एक तो आप हाई कमीशन को लिख सकती हैं इन इंडिया, और दूसरा विच विल बी द प्रेफरेंशियल ऑप्शन कि आप एक लेटर लिख दें टू होम ऑफिस शेफील्ड, जहाँ केस वर्कर्स एप्लीकेशंस को कंसिडर करते हैं, और उनको एक्सप्लेन करें कि जी हमने प्रायोरिटी सर्विस के पैसे दिए थे, अभी साल हो गया है, अप्रॉक्सीमेटली 11 मंथ्स, और हमें जवाब नहीं आ रहा, प्लीज़ हमें जल्दी से जवाब दें। अगर विद इन 2-3 वीक्स में जवाब नहीं आता, फिर आपके पास एक और ऑप्शन भी है कि आप उनको एक लेटर लिख सकती हैं थ्रेटनिंग देम विद लीगल एक्शन कि वो अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं देते, बिकॉज 11 मंथ्स इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सो इसलिए फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल विल बी कि आप उनको एक लेटर लिख दें टू होम ऑफिस शेफील्ड, एंड होपफुली आपको वो जवाब देंगे विद इन अ फ्यू वीक्स। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मैं यूरोपियन नेशनल हूँ, जी जी, और मुझे 5 ईयर का ना इधर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वाया ईमेल मैंने रिसीव किया रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो ये यूरोपियन पासपोर्ट वालों को भी इधर बीआरपी कार्ड इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करनी पड़ेगी, या ये इनफ है ये जो रजिस्ट्रेशन है? ठीक है, प्लीज। और कोई सवाल आपका? जी थैंक यू। यही ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जो यूरोपियन नेशनल्स हैं उनको कार्ड नहीं इशू किया जाता। अगर आप नॉन ईयू नेशनल हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी नेशनल, इंडियन नेशनल, और आप एक डिपेंडेंट हैं कि यूरोपियन नेशनल के, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर बीआरपी कार्ड। पर इफ़ यूर यूरोपियन नेशनल, आपको वो नहीं इशू करते एक बायोमेट्रिक कार्ड। सो आपको कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास वो स्टेटस है जो ऑनलाइन आपको इशू किया गया होगा, और अगर आप एंटर करते हैं और कोई इशू होता है, आप उनको अपना रेफरेंस नंबर दे सकते हैं और वो खुद भी चेक कर सकते हैं। आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रैवल कर सकते हैं बगैर कोई दिक्कत से। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हाँ जी, हेलो हाँ जी जी, तुसी लाइव ऑन मेरा है। नाम मूसा काजिम है जी। मेरे पास ना पुर्तगीज नेशनैलिटी है। हाँ जी, मेरे पास, मेरी वाइफ के पास, मेरी बेटी है, शादीशुदा है, वो पुर्तगाल में है इस वक्त। उसके पास यहाँ का 5 साल का कार्ड है यूके का। उसकी 2 बच्चों के पास यूरोपियन नेशनैलिटी है पुर्तगाल की, एक के पास वीजा है। तो क्या उसका हस्बैंड के पास, उसके पास वहाँ का 2 साल का कार्ड है, क्या वो उनके साथ ट्रेवल कर सकता है यहाँ पे यूके के लिए? ठीक है, और कोई सवाल आपका? बस यही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। 31 दिसंबर 2020 से पहले आर्टिकल 10 के तहत आपका जो सन इन लॉ था वो ट्रैवल कर सकता था आपकी बेटी के साथ, जो है उसकी वाइफ, लेकिन अब वो रूल्स फिनिश हो गए हैं। अगर आपका जो सन इन लॉ है वो ज्वाइन करना चाहता है आपकी डॉटर को इन द यूके, उसको अप्लाई करना होगा फॉर EA फैमिली परमिट। वो विद इन 2-3 मंथ्स में वो इशू कर देंगे। जैसे ही वो इशू हो जाए वो ट्रैवल कर सकता है टू द यूके। सो बेस्ट ऑप्शन ये होगी कि जो आपका सन इन लॉ है वो अप्लाई कर ले फॉर EA फैमिली परमिट, और उसके बाद वो ज्वाइन कर सकता है योर डॉटर इन द यूके। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है।
हाय थैंक यू। मेरा नाम छाया है। लाइक रिसेंटली मेरा बेटे को स्टेटस बेस पे ब्रिटिश पासपोर्ट मिला है, ठीक है। तो हमें भी एज ए पेरेंट अप्लाई करना है, तो कौन सा एप्लीकेशन? एफएलआर में बहुत सारे एप्लीकेशंस है, तो आई एम नॉट श्योर व्हिच वन टू अप्लाई विद, टू गो Okay. विद। Are you looking to do this application yourself? यस प्लीज। Okay. अभी बेटे को ब्रिटिश आया है, तो हमारा क्या अप्लाई करना है, आई एम रियली नॉट श्योर। And did you apply for the stateless one yourself? नॉट फॉर मी, माय बेटे का, आई मीन। Did you apply that yourself for your son? I don't know which one I have to do with. No, for the S3 that you did for your stateless for your son, did you apply that yourself? Yes. Okay. No, I didn't apply for myself. I have to do it. Okay, no worries. Thank you very much for your call. अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं on the basis of your child जो अभी ब्रिटिश नेशनल है, it really does depend, but typically आप FLR-FP कर सकते हैं एप्लीकेशन, और अगर आप वो सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं, फिर आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे to you and your husband if you meet those requirements. So the form will be FLR-FP. मेरी एडवाइस आपसे ये ज़रूर होगी कि एक दफ़ा एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले एक सॉलिसिटर को मिल लें जो चेक कर सकता है कि आपने सही तरह भरा है और डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि आप एप्लीकेशन सबमिट कर दें, फीस भी भर दें जो है तकरीबन £2,600 पर पर्सन, और आपका एप्लीकेशन कोई वजह से रिफ्यूज़ कर दें, फिर वो पैसे ज़ाया जाते हैं। सो इसलिए मेरी एडवाइस आपसे ये ज़रूर होगी, बेशक आप खुद भर लें, लेकिन एक दफ़ा एक सॉलिसिटर के पास जाके उसको कह दें कि प्लीज़ चेक कर दें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमर भाई कैसे हैं? खैरियत से इंशाल्लाह? जी शुक्र अल्लाह का। जी मेरे भाई। जी कमर भाई, मैंने आपसे ये पूछना था कि हम लोगों ने जो ना असालम अप्लाई किया था, असालम उमरा सारा ठीक है, तो हमारा जो है ना असालम उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, और उसके बाद जो है ना हमारे जो वकील थे उन्होंने बैरिस्टर के साथ मिलकर जो बातचीत की, तो उन्होंने कहा था कि आपका असालम जो है ना वो वीक बनता है, तो आप जो है ना ह्यूमन राइट्स पे अप्लाई करें। तो मेरे साथ 2 बच्चे हैं जो अभी 18 साल से बड़े हो गए, जब आए थे तो उस वक्त 18 साल से छोटे थे। तो अभी जो मसला है वो ये हुआ है कि अभी जब उन्होंने ना अपील दी थी, तो हम लोग अपील में कोर्ट में गए हैं, तो पहले तो उन्होंने मेरे बच्चों को भी दोनों को शामिल नहीं किया था, तो मतलब 18 साल से बड़े होने की वजह से तो अभी जो है ना मतलब हमने उनको कहा था कि जब अपील में गए कि हमें बच्चों को कंसिडर करें, लेकिन जज ने फिर भी जो है ना उनके कुछ नोट्स वगैरह दिए हैं कि ठीक है ये कुछ करें, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि इनके 18 साल से बड़े हो गए तो आप अलहदा से इनका केस करें। लेकिन उसके बावजूद जो है ना हमें उन्होंने किसी भी वजह से लीव जो है ना डिस्कशन लीव या कुछ नहीं दिया, और हमें जो है ना रिफ्यूज कर दिया। ऐसी आलतू फालतू नोट्स वगैरह लगा के अभी हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, जो अपील में कौन थे अपेलेंट्स? आप और आपकी वाइफ, और कौन था? और 2 बेटियां। और बेटियां, उनकी एज कितनी है? अभी एक की उम्र जो है ना, एक की उम्र तकरीबन 22 साल है और एक की उम्र जो है ना 20 साल है। वो आपकी डिपेंडेंट थी इस अपील में, करेक्ट या नहीं? नहीं, वो हमारे साथ शुरू से मतलब जब बच्चे आए थे ना, तो एक 14 साल की थी, एक 17 साल की थी। लेकिन बाद में जब जो है ना मतलब 18 साल के हुए तो 18 साल के बाद ये चलते रहे, तो बाद में इन्होंने बीच में से खत्म कर दिया उनको, मतलब जब दोबारा किया आखिरी दफा जी आप इनके लिए अलग केस डालें। ठीक है। तो हम लोग चूंकि वो केस इकट्ठे थे, जैसे आप लोग से सुनते हैं कि बच्चे जो साथ में होते हैं 25 साल तक जो है वो साथ में रह सकते हैं, तो जब ये 25 साल तक रह सकते हैं, फिर होम ऑफिस क्यों इंसिस्ट करता है कि बच्चों को अलग करें, और वो उनके ऊपर यानी केस नहीं करते और हमें परेशान करते हैं और बार बार मतलब जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आपकी अपील हुई है, ये असाइलम की बेस पर हुई थी अभी या नहीं, या ह्यूमन राइट्स? नहीं, अभी जो है ना अभी ह्यूमन राइट्स और मेडिकल ग्राउंड से मेरे, लेकिन ज्यादातर ह्यूमन राइट्स पे था। ठीक है। और जज ने क्या कहा फैसले में कि मैं समझता हूँ मुनासिब है, सारी फैमिली जा सकती है टू पाकिस्तान? हाँ, बस वो यही कहते हैं कि मतलब पता क्या, हम लोग आए थे यहाँ पे 2014 में, ठीक है। 2014 में जब हम आए थे तो उस वक्त हम लोगों ने सालम किया था, तो 2 साल तक के बाद उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। तो अभी जो जज है ना पुराना ही वो डिसीजन लेके करता जा रहा है कि जी 2016 में ये था, जबकि अभी मेरे बच्चे जो है ना वो बाकायदा मतलब प्रॉपर कॉलेज वगैरह में अटेंड करें, बच्ची यूनिवर्सिटी में जो है ना वो मतलब स्कॉलरशिप में पढ़ रही है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो किसी चीज को भी कंसिडर नहीं करे कि जी आपने बच्चों को उर्दू सिखानी थी, पंजाबी सिखानी थी, आप पाकिस्तान में जाके जज कर सकते हैं। जबकि मैं
पूरा अरसा जना लिबिया में 42 साल लिबिया में रह कर 37 साल लिबिया में रह के और 7 साल मुझे यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, मैं समझ गया, मैं देता हूँ आपके सवाल मैं 20 साल से जो है ना पाकिस्तान से निकला हूँ 20 साल से, तो ये चीज़ों को कोई कंसिडर ही नहीं करते वो। मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, आप परेशान ना हो, मुझे पता है कि जब किसी का अपील रिफ्यूज़ होता है बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन जब भी कोई एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए, अगर जो ऑब्जेक्शंस हैं अगर आप उनको एड्रेस कर दे सही तरह, जो होम ऑफिस के गिले शिकवे हैं या जज के, उसको एड्रेस कर दे, दोबारा अप्लाई करें, आपको वीज़ा मिल सकता है। सो इसलिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इमिग्रेशन जज ने कहा कि मैं समझता हूँ कि मुनासिब है, आप लिबिया जा सकते हैं या पाकिस्तान जाके रह सकते हैं, अब आपने दोबारा अप्लाई करके उन ऑब्जेक्शंस को दूर करना है। ये कोई नामुमकिन काम नहीं है। इसलिए मेरी एडवाइस आपसे ये होगी कि अच्छे से सोलिसिटर्स को मिल के एक दफ़ा अपना जजमेंट लेके साथ जाके उससे बैठ के एक स्ट्रेटजी बनाएं कि जी इस वजह से हमारा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुआ था, हमें क्या करना चाहिए। अब जो कोई अच्छा सा सोलिसिटर होगा वो आपको ये एडवाइस करेगा कि पहले हम एविडेंस को इकट्ठा करते हैं और फिर 6-8 माह बाद हम एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। क्यों मैं हमेशा ये कहता हूँ सब क्लाइंट्स को, सब व्यूअर्स को, कि एक सोलिसिटर के लिए सबसे आसान काम है एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना। विदिन 10 मिनट्स में वो भर सकता है, लेकिन वीज़ा दिलवाना सबसे मुश्किल काम होता है। और वीज़ा दिलवाने के लिए सोलिसिटर को, क्लाइंट को नहीं, सोलिसिटर को बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात सोचना पड़ता है कि मेरे क्लाइंट के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा। सो इसलिए मेरी एडवाइस आपसे होगी एक सोलिसिटर से मिल लें, जो ऑब्जेक्शन हैं उनको लिख के उनको टिक करें कि हम इसको किस तरह दूर कर सकते हैं। शायद आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की ज़्यादा ज़रूरत हो, तो इस वजह से आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गया हो। तो इसलिए मायूस ना हो, एक अच्छे से सोलिसिटर से मिलें और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप दोबारा अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैंने पूछना था ना, मेरे भाई को ना अभी सेटलमेंट मिला है मेरे बिहाफ पे, तो ना उसने अभी पाकिस्तान में शादी की है, तो मेरे पे डिपेंडेंट उसको भी सेटलमेंट मिला है, तो ना उसने पाकिस्तान शादी की है, तो वो अपनी समझ नहीं आ रहा कि उसके लिए कौन सा रूट हम सिलेक्ट करें वाइफ को बुलाने के लिए यहाँ पे। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अगर आप अभी अप्लाई करते हैं जो होगा ऑप्शन EA फैमिली परमिट, इसमें होम ऑफिस से आप आर्ग्यू करेंगी कि ये आपके ऊपर पहले डिपेंडेंट नहीं थी और ये आपकी एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर है, और इस वजह से मोस्ट लाइकली वो रिफ्यूज़ कर देंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि अब रूल्स बदल गए हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को आप नहीं बुला सकते। लेकिन आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आर्गुमेंट ये हो सकती है कि मेरा भाई मेरे ऊपर डिपेंडेंट था ब्रेक्सिट से पहले, ये आपने एक्सेप्ट किया, और इसकी शादी अगर ब्रेक्सिट से पहले हुई थी, इसकी वाइफ भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट थी। आप एक ट्राई कर सकते हैं EA फैमिली परमिट के लिए, उसमें कोई फ़ीस तो नहीं लगेगी आपकी, लेकिन आपको मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि एक सोलिसिटर से मिल लें जो सही तरह आपके ग्राउंड्स बना सकता है, क्योंकि जून के बाद आप EA फैमिली परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त होता जाता है। अगेन जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं मेरे ऑफिस में, आप मुझे मिल सकते हैं। नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। ओके, कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान साहब, मेरा क्वेश्चन है कि मैं तो हूँ इंडेफिनिट लीव टू रिमेन पे, मुझे 10 ईयर्स रूट पे मुझे तो इंडेफिनिट मिल गया था। मैंने अपने 3 बच्चों और वाइफ का असाइलम डाला था 1.5 ईयर अगो ना, लेकिन उनका अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ है, और हमने उनको ना वो जो सेक्शन 20 के तहत एप्लीकेशन भी होम ऑफिस को भेजी हुई है कि अभी इनके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए तो इनको जो है ना वो लीव टू रिमेन दे दें, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं है। इनको 1.5 ईयर हो गया है। मेरे बच्चे तीनों अंडर 18 है, सबसे बड़ी जो है ना वो 16 में है और 14 में और 11, इस तरह बच्चों की एज है। ठीक है। अभी तक कोई मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा, तो क्या मुझे करना चाहिए कि उनको मैं मतलब, और बच्चों को 7.5 साल हो गए अभी। ठीक है, सॉरी मेरा आपसे एक सवाल है। अभी इंडेफिनिट है। आपको मिला था ILR अंडर 10 ईयर रूट, करेक्ट? 10 ईयर रूट पे जी का मतलब। अब आप कौन से वीज़े पर एंटर हुए थे यूके?
लॉफुल रेजिडेंस पर मिला था या फॉर एग्जांपल अंडर प्राइवेट लाइफ पर? नहीं नहीं, वही लॉन्ग LR जो होता है ना, लॉन्ग रेजिडेंस पर ना, लॉफुल रेजिडेंस। जी जी। ठीक हो गया। और जो आपकी वाइफ थी वो कब एंटर हुई थी टू द यूके? वो आई है 2013 में बच्चों के साथ ही थी, जब मेरे पास PSW था। तो बच्चे और वाइफ उनको अभी 7.5 साल से तकरीबन होने वाले हैं चारों को। ठीक हो गया। और बच्चों को हो गए, बच्चे यहाँ पैदा हुए थे या पाकिस्तान में? नहीं नहीं, बच्चे यहाँ पैदा कोई नहीं, पाकिस्तान से बोर्न होके आए थे तीनों। ठीक हो गया, ठीक है। और जब आपकी वाइफ एंटर हुई थी, आपकी डिपेंडेंट होके एंटर हुई थी या सेपरेट? जी जी, मेरे वो डिपेंडेंट थे जी, बिल्कुल। आपकी वो डिपेंडेंट थी, ठीक है। उसके बाद वो ओवरस्टेयर होगी या क्या हो गया और इस वजह से? वो थोड़ा सा असल में कुछ अपील हमारी एक रिफ्यूज हुई थी, फिर कुछ वो होगी, गड़बड़ हो गई थी, फिर मैंने अपना डाल दिया था इंडेफिनेट। तो मेरा अल्लाह का शुक्र है वो गैप कवर हो गया था 14 दिन का, लेकिन इनका असाइलम डाल दिया था। ठीक है, मैं समझ। और बच्चे को यहाँ 7 साल हो गए रहते हुए? 7.5 साल हो गए तीनों को। और मैंने ठीक वो है। आप फिर असाइलम में क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं? आप एक प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन वाइफ की सबमिट क्यों नहीं करते और फौरी तौर पर उसको वीज़ा दिलवा दे विदिन 3-4 मंथ्स? नहीं तो फिर उसके लिए कम से कम फीस नहीं भरनी पड़ेगी? नहीं, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास फाइनेंशियली पैसे नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको वेवर मिल सकता है। इस तरह तो आपको लटका के रखेंगे 1.5 साल 2 साल और आप वेट करते रहेंगे। फिर उसके बाद आपको वो कहेंगे जी हमें वो सबमिशन भेजें। अच्छा, तो उसका क्या करेगा? मतलब जो असाइलम डाला हुआ है वो 1.5 ईयर, लेकिन इंटरव्यू नहीं हुआ इनका। अगर इंटरव्यू, हाँ वही ना, देखिए ना, 1.5 साल में इंटरव्यू भी नहीं हुआ, अभी तो प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ आपकी वाइफ का। जी बिल्कुल। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके अच्छा, कॉल का। जवाब मुझे प्लीज जरा डिटेल दें ताकि मुझे थोड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, जैसे आपने मुझे बताया कि आपने असाइलम क्लेम किया है आपकी वाइफ ने और अभी तक उनका इंटरव्यू ही नहीं हुआ। अब ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है असाइलम रूट के ऊपर कि आजकल इतनी बैकलॉग है कि वो प्रोसेस शुरू ही नहीं करते। 2-2 साल तक तो आपका इंटरव्यू नहीं होता और अक्सर क्लाइंट्स भी परेशान हो जाते हैं। अब जैसे आपने मुझे बताया कि आपके बच्चों को 7 साल हो गए, 7.5 साल यूके में, और आपके पास भी ILR है। इस बेस के ऊपर आपकी वाइफ अप्लाई कर सकती है कि वो एक रिलेशनशिप में है आपके साथ, जो है आप सेटल्ड हैं, और दूसरा कि आपके बच्चों को 7 साल हो गए अंडर 7 ईयर चाइल्डहुड, और मुझे पूरी उम्मीद है कि विदिन 6 to 9 मंथ्स आपकी वाइफ को वीज़ा ग्रांट कर देंगे। सो बेस्ट एडवाइस ये होगी फौरी तौर पर आप एप्लीकेशन सबमिट कर दें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं वो भी आप एक वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट चीज़ यही होगी कि आप एक अच्छे से सिस्टर से मिल लें। क्यों, आपने असाइलम क्लेम की हुई है 1.5 साल से, ये तो आप एप्लीकेशन तकरीबन 6 माह पहले डाल सकते थे जब आपके बच्चे 7 साल के हो गए थे, या उससे पहले भी जब आपको ILR ग्रांट हो गई थी। आपने रॉन्ग ट्रैक लिया हुआ है। सो इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि फौरी तौर पर एक अच्छे सिस्टर को मिल लें जो आपको डिटेल में एडवाइस कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। या हाय सर, तो पूछना था अपनी मॉम के वीजा के बारे में। जी मैंने यहाँ पे मेरे को मिला है रेजिडेंशियल वीजा जो बच्चों के बिहाफ पे मिलता है 2 एंड 7 ईयर रूट पे। ठीक है। और उसके बाद मैंने मॉम का, मेरे कजन ने अप्लाई किया था आज से 3-4 साल पहले विजिट वीजा के लिए, उनका टूरिस्ट वीजा। ठीक है। तो वो उनको रिफ्यूज किया था उस टाइम पे, और मैं दोबारा पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं भी अप्लाई करता हूँ उनको, क्योंकि मेरे पास स्टेटस है, तो क्या मेरे को मिल सकता है वीजा उनका या नहीं, और प्रोसीजर क्या, किस तरह से हम अप्लाई करें? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आप, क्योंकि आपके पास लिमिटेड लीव है, आप अपनी मदर को विजिट वीज़े के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। मेनली आपकी मदर को यह साबित करना होगा कि उनके पास टाइम्स हैं इंडिया में कि अगर उनको वीज़ा ग्रांट किया जाता है वो वापस जाएंगी। दैट इज़ द मेन रिक्वायरमेंट। अपनी तरफ से आपने प्रूफ लगाने होंगे कि आप उनको अकोमोडेट कर सकते हैं, और जो उनका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी आप संभाल सकते हैं। सो मेनली यही रिक्वायरमेंट्स हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो, यू लाइव ऑन है। ओके, हेलो जी, आप लाइव ऑन रहे हैं जी, फरमाइए। हाँ जी सर, मैंने ना अपनी बेटी का 7 ईयर का केस लगाना था, तो मैंने पूछना था कि सेम डे वाला ओपन हो गया या नहीं अभी। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी, अभी तक तो नहीं खोला। एंट्री क्लेम्स के लिए तो उन्होंने खोल दिया है एक्सप्रेस सर्विस, लेकिन जो इन कंट्री एप्लीकेशंस हैं जैसे कि 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशन या अपेंडिक्स FM एप्लीकेशन, वो अभी तक उन्होंने एक्सप्रेस सर्विस, प्रीमियम सर्विस नहीं खोली। सो आपने नॉर्मल ट्रैक पर ही अप्लाई करना होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो कामा साहब, वही मेरी आपसे बात हुई थी, वो 7.5 साल जो मेरे बच्चों को हुए थे। मैंने कहा आपको सेक्शन 20 का बताया था कि सेक्शन 20 के तहत
2 एप्लीकेशन मेरा वकील जो है 2 लेटर लिख चुका है उनको कि चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस का ना, तो वो हेल्प नहीं करेगा आपके ख्याल से? ठीक है, जो सेक्शन 20 के तहत हमने लिखा है वो असाइलम पे जो मेरे ठीक है, 3 मैं बच्चे समझ थे। गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, सेक्शन 120 जो स्टेटमेंट आप सबमिट करते हैं उसमें आपने कोई नए ग्राउंड्स भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो पहले होम ऑफिस ने नहीं कंसिडर किए थे। लेकिन अगर आप देखें जो आपकी सिचुएशन है, 1.5 साल तक तो आपका कोई जवाब भी नहीं आया और उन्होंने आप वाइफ का इंटरव्यू भी नहीं किया। सो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने आपके केस को कंसिडर भी किया हो एट दिस टाइम। अब आपके पास सॉलिसिटर है, ज़ाहिर सी बात है कि वो आपको एडवाइस कर रहा होगा। अगर वो समझता है कि आपको यही ट्रैक पर रहना चाहिए, फिर मेरे ख्याल में यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं और मेरी बीवी बरतानिया में कोई 50 साल से मौजूद हैं यहाँ, और ऑब्वियसली ब्रिटिश नेशनल हैं। ठीक है। मेरी वाइफ की तबीयत जो है वो ज़रा ख़राब है, ज़रा क्या ज़्यादा ख़राब है, तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से कोई लड़की मंगा लें जो उनकी खिदमत करे। तो क्या उसके लिए जो आएगी नौकरानी, उसके लिए भी वही कंडीशन है, वही इंग्लिश टेस्ट और वही सब कुछ इनकम का प्रूफ देना पड़ेगा, या क्या है? क्या इसमें कोई रियायत है हो सकती है या नहीं? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगेन दिस विल डिपेंड कि उनके सर्कमस्टांसेस क्या हैं और अगर वो एलिजिबल हैं टू ब्रिंग ए हाउस होल्ड मेड और नॉट। बेस्ट थिंग विल बी कि अगर आप एक सॉलिसिटर को मिल लें, वो आपको डिटेल में आपके जो फैक्ट्स हैं सब कुछ को कंसिडर करके आपको एडवाइस कर सकता है कि ये एलिजिबल आपके लिए है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, you're live on air. Can I speak to studio? You're live on air. Yeah, I just want to know, I applied for 10 years route, so it has been now 6 months. Okay. So I just want to know what's going to happen. I just want to know what's going to happen. And have you applied for yourself or your wife? For myself. Okay. And when did you make the application? September 25th, 2020. Okay. And when did you have your fingerprints taken? 15 October 2020. Okay. And what base did you apply? Family right. Sorry, so on what base? So for example, your children are 7 years old, your wife is British? Children and wife. Children and wife, okay. So essentially, the Home Office policy is from the moment you take your fingerprints, it's 6 months from then. Now, that would mean October, November, December, we're at 5 months in. So hopefully, within the next 2 or 3 months, I would expect you to receive a decision, and that should be good news. So it's really a case of just wait and see. Okay, thank you very much for your call. नाज़रीन, एक तो सवाल मुझे पूछा जाता है और जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है और मैं चाहता था कि इस पर थोड़ी सी आज हम रोशनी डाल दें, और वो ये है कि जब आप एक फ़ी वेवर एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और आपके पास लीव है ऑलरेडी, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास 2.5 साल का वीज़ा है जो एक्सपायर होने वाला है नेक्स्ट मंथ। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं अप्लाई करता हूँ फॉर ए फ़ी वेवर। अगर ये फ़ी वेवर रिफ्यूज़ हो जाती है, मेरी लीव कैरी ऑन होगी या नहीं, या मैं अगर एक फ़्रेश फ़ी वेवर एप्लीकेशन सबमिट कर देता हूँ, मेरी लीव कंटिन्यू होगी या नहीं, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है और मैं चाहता था कि इस पर भी मैं थोड़ी सी बातचीत कर दूँ। अब जब आप अप्लाई करते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ योर वीज़ा फॉर अ फ़ी वेवर, आपकी लीव कंटिन्यू होती है 3C के तहत। अगर आपकी अगर आपका फ़ी वेवर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाता है, होम ऑफिस आपको 10 दिन देती है कि आप फ़ीस भर दें। अगर आप वो फ़ीस भर देते हैं, फिर 3C के तहत आपकी लीव कैरी ऑन हो रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको एक्सटेंशन हासिल करने में। लेकिन अगर आप उन 10 दिनों में फ़ीस नहीं भरते, यू विल बिकम ओवरस्टेड। या अगर आप एक फ़्रेश एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं फॉर अ फ़ी वेवर, फिर इससे आपकी लीव कैरी ऑन नहीं हो रही। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते, आप थोड़ा सा अर्ली फ़ी वेवर एप्लीकेशन सबमिट कर दें, क्योंकि जब अमूमन होता है कि जब आप कोई लीव टू रिमेन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं 28 डे से पहले आप सबमिट नहीं कर सकते। पर फॉर अ फ़ी वेवर देयर इज़न्ट एनी रिक्वायरमेंट कि आप 28 डे से पहले नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा सा जल्दी अप्लाई कर लें, इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर रिफ्यूज़ भी हो जाता है, आपके पास वैलिड लीव है और आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप अपना अगला कदम उठा सकते हैं कि आप क्या करें। कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, पॉसिबली
अगेन विद इन टाइम एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं क्योंकि आपकी लीव एक्सपायर नहीं हुई। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, थोड़ा मेरा क्वेश्चन है। मेरा वाइफ फ्रेंच नेशनलिटी है जी तो वो तो अभी चले गए, मेरे पास नहीं है, वो चले जाके 4 इयर्स हो गया, तो वो सपोर्ट नहीं कर रही मुझे। सो मैं वीजा के लिए सपोर्ट नहीं कर रही, वो फ्रेंच चले गए, मैं अकेला हूँ यूके में। मैं वो जाने के बाद भी मैं ये एप्लीकेशन के साथ वो सपोर्ट करते थे जस्ट साइनिंग के लिए, इसके बाद वो कभी भी नहीं आया है। तो 4 साल से मैं मेरा एप्लीकेशन रिफ्यूज हो रहा है। अभी फिलहाल अभी मुझे कौन सा एप्लीकेशन से मैं ये कंट्री में रहने के लिए कुछ आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ रहते हुए? मैं यहाँ पे रहते हुए 2010 पे आया। ठीक है। मैं 2010 से यही कंट्री में हूँ। ऐसी है। और अभी आप सिंगल हैं फॉर एग्जांपल, कोई और रिलेशनशिप आपकी नहीं है? अभी तो मैं तो सिंगल हूँ फिलहाल। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। क्योंकि जो आपने बताया कि आपकी जो पार्टनर है या वाइफ जो फ्रेंच नेशनल थी वो वापस चली गई है फ्रांस, उस बेस पर तो आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो रिलेशनशिप अब एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप अप्लाई करते भी हैं वो प्रूफ मांगेंगे आपसे, वो आपके पास नहीं होगा ऑफ लिविंग टुगेदर, और आपका वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगा और फिर आपके रिकॉर्ड में वो लगा देंगे आपने डिसेप्शन इस्तेमाल की थी। सो उसको आप प्लीज़ फौरी तौर पर छोड़ दें। अब यहाँ बात आती है, आपको यहाँ हो गए हैं 10 साल। अब आप एक ह्यूमन राइट्स प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये होगी कि होम ऑफिस के रूल्स ये कहते हैं कि अगर आपको 20 साल यहाँ हो गए रहते हुए फिर हम आपको वीज़ा देंगे। अनलेस अगर आपके वो 20 साल से कम हुए हैं, आप साबित कर सकते हैं कि आपको वापस जाना आपके होम कंट्री में मुश्किलात का सामना करना होगा। एंड दिस इज़ अ वेरी हाई थ्रेशोल्ड, इसको इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है। अगेन बेस्ट ऑप्शन ये होगी कि किसी सिस्टर से मिल लें, वो आपको एडवाइस कर सकता है आपके लिए कौन सा बेस्ट स्टेप होगा। एक फ़ायदा आप ये है कि अगर आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, अगर आपको वो किसी जगह डिटेन कर लेते हैं, अगर आपका एप्लीकेशन सिस्टम में है फिर आपको वो डिटेन नहीं करेंगे और आप फ़ी वेवर का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। सो अगेन बेस्ट एडवाइस ये होगी कि किसी सॉलिसिटर से मिल लें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, just got a quick question for you. Go on. Just I did my mother-in-law's visitor visa application, and it got refused. It's been like about 3 weeks now. Okay. On the basis she's got more children here and less in Pakistan, and so they think that she's going to overstay. Okay. Is there any way I can dispute that, please? Potentially. Okay, I'll answer that question. Thank you very much for your call. Again, as I was alluding to earlier on in the show, one of the main reasons for any visit visa refusal is the Home Office contends that you haven't shown us substantial ties to your home country, and if we grant you leave, you won't go back. You can counter that argument by saying, hold on, that's her human rights to be able to visit her family, irrespective of the fact that most of her children live here in the UK. You could also demonstrate that your siblings, for example, haven't overstayed here, or they're British national, they have ILR, so they have good character, and your mother will not overstay just like how they haven't. So there is room for manoeuvre there. Your best option will be see a solicitor, and he could advise you that either it's best to do a fresh application or challenge this decision by means of a judicial review. Thank you very much for your call. नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं आप सब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे YouTube चैनल पर जाएं और वहाँ टाइप करें कामरान एजाज YouTube के ऊपर, और वहाँ मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज शाम को इस वीडियो को हम अपलोड करेंगे ऑनलाइन YouTube के ऊपर। और अगर आप मुझे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाब दूँ। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।